हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुंदरम सर क्लासेस, जिसका नाम है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल के कंट्रोल सिस्टम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक के लिए और इंजीनियरिंग के लिए और सर्किट के और अप्लाइड मैकेनिक्स के बहुत सारे सब्जेक्टों के आप वीडियोस में अपलोड करता हूं, जिसको आप देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और आप शेयर भी करते हैं। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का मैटर है कि आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं उससे और मोटिवेट होकर वीडियोस को अच्छी क्वालिटी और अच्छे एजुकेशन लेवल पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि इससे पहले के जो कंट्रोल सिस्टम के 2016 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसमें 30 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन तक पिछले 3 या 4 वीडियोस में आपको करा दिए। ये लास्ट वीडियो है उस पेपर के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम इसमें सॉल्व करेंगे। मैंने उस सभी वीडियोस में आपको बहुत ध्यान रखा है कि उस क्वेश्चन से संबंधित आसपास अगर कुछ और क्वेश्चन बनते हो और कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो मैं उसमें बता देता हूं, जिससे कि आप अगली बार, इस साल से आपको ध्यान है 2020 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फिर एक नई क्वेश्चंस का पैटर्न शुरू हो रहा है, जो 30 क्वेश्चंस फिर आएंगे। वही 30 क्वेश्चन के लिए आपको 2016 का पेपर क्या आपको आइडिया दे देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करें। तो शुरू करने के लिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने कहा है कि 26 से 30 तक क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है कि पहले के मेरे जो 3-4 वीडियोस हैं जो इस पेपर से रिलेटेड है उसको अवश्य देखिए, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको इस 4-5 क्वेश्चन में नजर आएंगे। सबसे पहले मेरे फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स को कहिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए, तो हम ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक निकाय के 12 ध्रुव पोल्स और 2 शून्य जीरो है। इसके बोडे आरेख के परिमाण आरेख में उच्चक आवर्ती परास में अंतःस्पर्शी रेखा का ढाल डीबी पर डिकेड कितना होगा। देखो, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है उसमें प्योर हिंदी शब्द पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है याद रखने के लिए और समझने के लिए भी। तो बहुत सारे शब्दों के ऐसे जो इंग्लिश वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में, है ना, वो बहुत आसान रहते हैं। अब इंग्लिश में देखो कितना आसान होगा। ए सिस्टम हैज 12 पोल्स एंड 2 zeros. Okay, then its high frequency asymptotes in its magnitude Bode plot has a slope in dB per decade में कितना होगा। ओके, ये कहता है बोडे प्लॉट का टॉपिक का नाम है। बोडे प्लॉट के टॉपिक के नाम में वो कह रहा है कि 12 पोल्स और 2 ध्रुव यानी 2 शून्य यानी जीरोस हैं। तो इसके बोडे प्लॉट में जब हम मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाते हैं, परिमाण आरेख मैग्नीट्यूड का, तो उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट्स हम बनाते हैं, उस एसिम्पटोट्स का 12 पोल और 2 जीरो के लिए कितना स्लोप होगा, इनमें से -200, -240, -280 और -320 में से कितना होगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। आपको याद रखना है कि जब ये जो पोल्स और जीरोस की बात कर रहा है तो हम उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो याद रखना है। परिमाण मैग्नीट्यूड m किस में होता है, ये सारा डेसिबल में होता है। तो डेसिबल का फॉर्मूला -20 log √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो डीबी में आएगा, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, ये आपका पोल्स के लिए होता है। मैं यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिख देता हूं। इसका मतलब प्लस का मतलब तो आप याद रखिएगा कि जीरोस के लिए होगा, और अगर माइनस साइन यूज करेंगे तो वो हमारा पोल्स के लिए होगा। और इसको देखोगे कि ये जब लो फ्रीक्वेंसी की बात करता है, निम्न फ्रीक्वेंसी रेंज में ओमेगा जब बहुत छोटा होता है 1/t टाइम कांस्टेंट से, तो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू याद रख लो 0 dB होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है पोल्स और जीरोस का, वो 0 dB होता है, पोल्स और जीरोस दोनों के लिए। लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की यानी उच्च आवर्ती फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, जिसमें ओमेगा बहुत बड़ा होता है 1/t से, तो इस वाले का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, m +/- 20 log ओमेगा t। इसमें आपको फिर बताया कि जब प्लस होगा तो जीरोस के लिए और माइनस होगा तो पोल्स के लिए। तो ये जो है 20, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम पोल्स का बात करेंगे तो पोल्स में जो स्लोप निकल के आएगा वो -20 dB पर डिकेड आता है बच्चों, और जब जीरोस होता है ना, तो वो +20 dB पर डिकेड आता है। यानी एक पोल्स के लिए -20 का स्लोप रहेगा और एक जीरोस के लिए 20 रहेगा। तो यहाँ पर 12 पोल्स हैं तो
टोटल जो पोल्स हैं के स्लोप निकल के आएगा, वो आएगा स्लोप इज इक्वल टू -20 इंटू 12, तो -240 हो गया स्लोप की बात करें। और इसी तरह से जीरोस की बात करें, जीरोस के स्लोप यानी ढाल की बात करें, तो जीरोस कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू +40 dB पर डिकेड आएगा। ओके, तो ये कितना हुआ -240 और ये कितना हुआ 40 हो गया। तो टोटल अगर हम निकालें, टोटल स्लोप जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपके पास -240 +20 करोगे, सॉरी +40 करोगे, ये +40, तो आंसर आपका -200 dB पर डिकेड आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको कई हर वीडियो में कहा है कि वैसे तो मुझे बता देना चाहिए कि एक पोल का -20 और एक जीरोस का +20 स्लोप होता है, पर ये आया कहां से, तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी कंडीशंस में। इसमें लो फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड 0 होगा और हाई फ्रीक्वेंसी पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें ये जो 20 है ये स्लोप को बताता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे, एक पोल के लिए -20 को 12 पोल से और एक जीरोस के लिए +20 को 2 से, तो +40 -240 दोनों को किया तो -200 dB पर डिकेड है। तो आपका जो आंसर है वो पहला -200 है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आंसर इज ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 शुरू करते हैं। 27 में कह रहा है कि एक द्वितीय क्रम निकाय का संपूर्ण अंतरण फलन 4/s² + 2s + 4 हो तो इसका अनुनाद आवर्ती रेडियन प्रति सेकंड में का मान कितना होगा। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम एज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय 4/s² + 2s + 4 है। देन इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड इज गिवन बाय its resonant frequency radian per second is given by 2 √2 √3 and 3। अब आप देखो, ये कह रहा है कि एक सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है और उसका टोटल ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। अब आप सॉल्यूशन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि हम सेकंड ऑर्डर की जब भी बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर का जो अंतरण फलन यानी ट्रांसफर फंक्शन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ω_n² अपॉन s² + 2 जेठा ω_ns + ω_n²। और इसमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसकी वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो ये हो जाएगा 4/s² + 2s + 4 है। अब आप बहुत सिंपल सा है, ये जो ω_n² है ये आप इसके बराबर हो जाएगा और ये जो 2 जेठा ω_ns है ये इसके बराबर होगा। लेकिन हमें अभी सिर्फ ω_n निकालना है। ω_n को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनादी आवर्ती बोलते हैं, अनुनादी आवर्ती बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ω_n² का मान 4 आएगा और अगर ω_n इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो √4, तो हमारा आंसर मिल गया ω_n = 2 रेडियन पर सेकंड। दिस इज आवर आंसर। और ये जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है, लेकिन यहाँ मैं आपको जेठा भी निकालना सिखाता हूँ। तो देखिए, ये कह रहा है कि जो जेठा होता है वो अवमंदन गुणांक होता है। हिंदी में सुन लीजिए, अवमंदन गुणांक, और हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। अगर इस पूरे की कंपेयर इससे करोगे तो क्या निकलेगा, 2 जेठा ω_n, s और s कैंसिल हो जाता है, = 2, और इसमें जो ω_n है वो आपका 2 है। तो आई राइट हियर 2 जेठा × 2 डिवाइड बाय 2, तो जेठा इज इक्वल टू 2/4, सो 1/2। तो अगर कहीं जेठा भी पूछता है किसी सवाल में तो जेठा = 0.5 आएगा। तो ये क्वेश्चन में ω_n पूछा था, मैंने जेठा भी आपको निकालना सिखाया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब हम 28 क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा है, ये मेमोरी बेस है, इसका एक इक्वेशन होगा तो आपको याद रखना है। स्थिर कला वृत्त यानी एन सर्कल में
n इक्वल टू 1 हेतु वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। अब देखिए, जब हम एम सर्कल और एन सर्कल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये बेसिकली एक डायग्राम और चार्ट होता है जिससे हम स्टेबिलिटी निकालते हैं। तो ये आपका एन सर्कल कह रहा है। एन सर्कल मतलब स्थिर कला, स्थिर कला मीन्स कांस्टेंट फेज सर्किट है। अगर हम इसकी बात करें जो इंग्लिश में कह रहा है द रेडियस ऑफ द कांस्टेंट एन सर्कल फॉर गिवन इज। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एन सर्कल की बात कर रहे हैं। एन सर्कल का मतलब हिंदी में बात करें तो स्थिर कला वृत्त बनता है, स्थिर कला वृत्त है। तो इसमें वृत्त है, सर्कल है, तो इसका मतलब सर्कल का एक इक्वेशन है जो याद रखना है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 n का स्क्वायर। ये पूरा हमारा एन सर्कल में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है, सॉरी सर्कल आता है। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म उसका सेंटर होता है उस सर्कल का, और ये पूरा टर्म रेडियस आपके पास होता है। x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इससे कंपेयर करोगे तो हमारे पास जो सेंटर है यानी केंद्र है वो कितना निकलेगा, केंद्र की वैल्यू k की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस का, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है। इसी तरह से h की वैल्यू जो होगी, ये माइनस है तो आपका प्लस 1/2 n हो जाएगा। और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ये r का स्क्वायर है, तो यहां नीचे कर लेते हैं। r का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस 4/2n का होल स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा बेटा, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4/2n का होल स्क्वायर। और इसमें इसने कहा है n इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, तो इस सवाल में आप n इक्वल टू 1 रख देंगे तो जो रेडियस आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1/2n, n की वैल्यू 1 रखा और इसका स्क्वायर कर दिया, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो गया। सो r इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा, 1/2 आ गया। इससे आप देखोगे r इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, 1/√2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन इसमें रह गए, ऑप्शन लिख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए जो है वो हो जाएगा 2, पार्ट बी है वो है √2, पार्ट सी है वो है 1, और पार्ट डी जो है वो 1/2, यानी 1/2 हमारा आंसर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर डी। बहुत सिंपल सा है, मेमोरी बेस है, याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर एम क्वेश्चन आने की संभावना है इस साल, तो एम सर्कल में भी एक इक्वेशन है जो आप अपने नोट से देख लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 पढ़ते हैं। स्थिर परिमाण वृत्त, जैसे स्थिर कला था वैसे यहाँ पर स्थिर परिमाण वृत्त, जिसको हम एम सर्कल कहते हैं, में एम की 1 वैल्यू हेतु निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। द कांस्टेंट एम सर्कल फॉर एम इक्वल टू 1 इज दी। क्या कहता है कि इसमें से एम इक्वल टू जब 1 रखेंगे किसमें, स्थिर परिमाण वृत्त एम सर्कल में, तो सरल रेखा x इक्वल टू -1/2 आएगा, स्ट्रेट लाइन, और या क्रांतिक बिंदु -1 और 0 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट है। वृत्त त्रिज्या r इक्वल टू ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 0.33 सर्कल रेडियस, और वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 0.67। तो इन दोनों में आप देखिए ध्यान से कि ये जो दोनों है, ये तो कह रहा है ये सर्कल बनेगा, और पहली जो लाइन कह रहा है कि वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, और तीसरा ये कहता है कि क्रिटिकल बिंदु -1 और 0 होगा। तो चेक करते हैं हम। तो आपको ये पता है कि सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले हमें एम सर्कल का हमें इक्वेशन लिखना चाहिए। इक्वेशन क्या है, x माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, और प्लस सिर्फ y स्क्वायर है, इक्वल टू m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए x के साथ कुछ टर्म्स है लेकिन y के साथ नहीं है, y के साथ नहीं है। अगर हम इस पूरे समीकरण में m इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो यहाँ 1 रखने पर क्या होगा, है ना, 1 रखने पर क्या होगा, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 x
चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। स्थिर परिमाण वृत्त m सर्कल में m का मान 1 रखने पर इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ओके, द कांस्टेंट m सर्कल फॉर m इक्वल टू 1। जैसे पहले वाले 28 क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 रखने पर कौन सा आंसर सही था, तो यहां पर भी यही कह रहा है कि अगर हमारा अब m सर्कल है, m सर्कल मींस मैग्नीट्यूड सर्कल अगर है, तो उसमें m की वैल्यू के लिए इनमें से 4 क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि कहता है क्या इसका m की वैल्यू 1 के लिए क्या ये सरल रेखा स्ट्रेट लाइन आती है, x इक्वल टू -1/2 आता है, क्या क्रांतिक पॉइंट आता है -1 और 0 आता है, और तीसरा क्या ये सर्कल बनता है, और सर्कल बनता है तो उसकी त्रिज्या रेडियस जो है वो r इक्वल टू 0.33 है, या फिर वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 0.67 है। तो हमें ये मालूम है कि जो m सर्कल है तो उस m सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है ना, m सर्कल का फॉर्मूला है x माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस m का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये सॉरी m अपॉन का स्क्वायर आ जाएगा। इन सब में बच्चों अगर m इक्वल टू 1 रखते हो तो यहाँ क्या होता है, कुछ भी नहीं है वैल्यू यहाँ, और ये वैल्यूज आ जाती है। तो देखो x ये तो हो गया आपका इनफाइनाइट हो गया, 1 माइनस 1 0, तो ये इनफाइनाइट है, यानी कि समझना तो इस पूरे में इनफाइनाइट, इस पूरे में 0, और इस पूरे में भी आपके पास हाफ जाएगा, m स्क्वायर है ना, तो 1 रखने पर आपके पास हाफ, ये आ गया x इक्वल टू -1/2। अब सिंपल सा देखिए इसमें ध्यान से, ये एक सरल रेखा बन रही है, कौन सी बन रही है, ये एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक। और अगर हम इसकी सेंटर की बात करें तो सेंटर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, सेंटर की वैल्यू -1/2 और 0 आ जाएगा आपका सेंटर पे, ठीक है, जहां पर ये कट करेगा। तो आप देखो नॉर्मली ये हमारा कुछ ऐसा बनता था, ये सर्कल ऐसे, ये सर्कल, लेकिन m इक्वल टू -हाफ, यानी कि ये जो -हाफ है इस पर आप एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये m इक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये एक सरल रेखा बनेगा m इक्वल टू 1 पर, स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो सर्कल होता है उस सर्कल का रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में बदल जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर है, क्योंकि देखो जब ये बन रहा है क्या है, सरल रेखा बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, यहाँ पर -हाफ और 0 आ रहा है, यहाँ 1 और 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं होगा, ये हमारा क्रिटिकल भी नहीं होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, जो ये आ रहा है इसकी वैल्यू आप क्या लिख रहे हो, -हाफ और 0 लिख रहे हो। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। तो एम सर्कल और एन सर्कल पर भी कंपटीशन, बीटेक, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सभी में कंपटीशन के लिए बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता रहता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट है। अब हम आते हैं 2016 पेपर के लास्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक निकाय के अंतरण फलन का, ट्रांसफर फंक्शन का पोलर आरेख, पोलर प्लॉट क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट -1 0 से गुजरता है तो उसकी लब्धि गुणांक का मान क्या होगा। The polar plot of a transfer function passes through critical point -1 and 0. Its gain margin will be 0 dB, -1 dB, 1 + 1 dB और इंफिनिटी अनंत dB है। बहुत सिंपल सा, आपको ध्यान हो कि आपका ये पोलर प्लॉट बनाना है। पोलर प्लॉट अगर ये ऐसा आता है तो क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर ये प्लॉट ऐसे चल के आता है तो ये जिस पॉइंट को यानी -180 डिग्री की लाइन को जहां काटता है, इस बिंदु को हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु, इंग्लिश में क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और इसकी वैल्यू दे रखी है -1, यानी ये पॉइंट -1 और 0 है। तो ये जो पॉइंट होता है बच्चों याद रखो, ये पॉइंट हमेशा किसी किताब में कैपिटल X लिखा हुआ मिलेगा या किसी किताब में M लिखा हुआ मिलेगा, और ये M कितना है, यहाँ पर 1 पर है। M फॉर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होता है। तो ये जो M है, देखो ध्यान से, ये जो पोलर प्लॉट है, ये जो -180 डिग्री की जो नेगेटिव रियल एक्सिस है
उस पर जहां ये कट करता है वो ओमेगा की किसी वैल्यू पर यहां से जब इसकी लेंथ मेजर करोगे तो उसको हम x से लिखेंगे और वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, नो ऑन -180 रियल एक्सिस, है ना, देन intersection point is called magnitude at particular value of omega and it is called omega pc, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इस जब आप यहाँ ओमेगा 0 रखते हो, धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाते हो, तो इस फ्रीक्वेंसी पर जिसको हम फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये -180 को हमेशा काटता है और इसकी जब हम लेंथ मेजर कर लेते हैं तो वो लेंथ हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो इसने सवाल में लेंथ दे दिया है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, -1 दे रखा है, यानी कि आप यहाँ देखिए बेटा x की वैल्यू इसने -1 दे रखी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड यानी m और वो है मोड ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि आपकी वैल्यू 1 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, गेन मार्जिन, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, गेन मार्जिन शॉर्ट में gm इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। लेकिन ये जो गेन मार्जिन है ये याद रखिए ये डेसिबल में आना चाहिए, और डेसिबल में क्या निकालते हैं, 20 log base 10 इंटू गेन मार्जिन की वैल्यू, सो 20 log 10 into 1 and log 1 is 0, so answer is 0 dB। तो ये 0 dB का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 0, तो आंसर इज ए। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन हो गया। ये जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत डिटेल में फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 30, यहां से फिनिश हो गया। 2016 में जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जो एक तरह से उस समय एक सैंपल और मॉडल एग्जाम था हमारा बोर्ड का, तो उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे। तो ये 1 से लेकर 30 तक मैंने पिछले कुछ 4-5 वीडियोस में मैंने आपको सॉल्व करने के सिंपल तरीके बताए हैं और याद रखने के भी कुछ तरीके बताए हैं। तो ये वीडियो मैं यही फिनिश कर रहा हूं। अब हम आगे वीडियोस में जो सब्जेक्टिव है लेक्चर, जो बीटेक और इंजीनियरिंग और गेट वाले और किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, वो मैं फिर शुरू करूंगा। यहाँ मैं यही एंड कर रहा हूँ, लेकिन अंत में मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम सुंदरम सर क्लासेस है, जिसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर डालते हैं, तो आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब के लिए, उनके साथ शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट्स से करना है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कमेंट्स है, जिससे मैं हर समय मोटिवेट होकर अच्छे वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकूं और अपलोड कर सकूं। इसी के साथ अपकमिंग जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम सुंदरम सर क्लासेस। थैंक यू।